टॉपिक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अच्छा देखिए, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हो या बायोटेक हो या रोबोटिक्स हो, नैनोटेक हो, इन सब के संदर्भ में जो क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन का जो सिंपल फॉर्मेट होगा वो मैं फॉर्मेट बता दे रहा हूं आप लोगों को। क्या होगा, देखिए क्वेश्चन ये आ सकता है, क्वेश्चन आएगा ये एबीसी टेक्नोलॉजी, एबीसी से आप क्या समझते हैं, ठीक है, से क्या समझते हैं, एक तो ये आपका क्वेश्चन आएगा। इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन ये कर देगा कि इसके लाभ बताएं या फिर इसकी चुनौतियां, चैलेंजेस बताएं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका एक जनरल क्वेश्चन, और इसी फॉर्मेट में हम हर टॉपिक का स्टडी करेंगे। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मेट को मैं थोड़ा अप्लाई करके दिखाता हूं आप लोगों को। जैसे कि मान लीजिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमने 5G का क्वेश्चन देखा, यहां पर आप फुट कर दिए 5G, क्वेश्चन बन सकता है कि 5G से आप क्या समझते हैं, 5G तकनीक क्या है, इसकी लाभ और इसको लागू करने में आने वाली चुनौतियों को सूचीबद्ध करें। एक क्वेश्चन ये बन सकता है। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि नैनो टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं, उसके क्या लाभ है, क्या चुनौतियां, उसके दैनिक जीवन में कौन से हम यूज हो रहे हैं, उसके कौन से एप्लीकेशन हो रहे हैं, अनुप्रयोग क्या हो रहे हैं, वो एक क्वेश्चन बन सकता है। सिमिलरली बायोटेक्नोलॉजी में आप जैसे कई चीज डिवाइड कर सकते हैं कि मानिए जीएम क्रॉप्स आ गया, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसलें होती हैं उसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसी फॉर्मेट में जनरली क्वेश्चन बनेगा। तो जितने भी आप करंट अफेयर्स में साइंस के टर्म्स को देखेंगे आप लोग, उन सभी टर्म्स को आप लोगों को इस फॉर्मेट में याद करना है। अच्छा, इसके साथ साथ जो हम लोग बार बार कर रहे हैं वो करना ये है आप लोगों को कि जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं, जो गवर्नमेंट के जो प्रयास हैं, उन प्रयासों को एक बार देखते चलिए। ठीक है, जैसे कि 5G तकनीक को लेकर के जो सरकार की 2018 वाली पॉलिसी है वो क्या कहती है, जो डिजिटल वाला जो एक पॉलिसी आई है गवर्नमेंट 2018 में, वो 5G को प्रमोट करने के लिए कौन सी बातें कहती है, उसको आप लोग याद कर लीजिए। अब बस ये याद कर ले कि इस पॉलिसी में इसके बारे में कुछ कहा गया है, तो आप कंक्लूजन में इस पॉलिसी का हवाला देते हुए कुछ सजेशन आप दे सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली जैसे मानिए बायोटेक में आपका जीए आप यही देख रहे हैं, ठीक है, अनुवांशिक संशोधित जो फसलें होने के बारे में देख रहे हैं, तो इनके संदर्भ में आप एक देख लीजिए कि पर्यावरण मंत्रालय क्या कहता है, या फिर जीईएसी जो कमेटी है वो क्या कहती है, या फिर वर्ल्ड लेवल पे डब्ल्यूएचओ डब्ल्यूटीओ की जो एक संगठन है कोडेक्स एलिमेंटेरियस, वो क्या कहती है। तो आपको ये सारी चीजें कंक्लूजन एक बात समझना पड़ेगा दोस्तों आप लोगों को कि बायोटेक का सेक्टर और नैनोटेक का, रोबोटिक्स, कंप्यूटर, अंतरिक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी, इन सभी सेक्टर में आप एक कंक्लूजन हमेशा दे सकते हैं। कंक्लूजन ये दे सकते हैं कि इस तकनीक का प्रयोग हम ऐसे करें जो कि मानव जाति के कल्याण के लिए हो, जो कि सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता हो, और इस कंक्लूजन को आप हर क्वेश्चन में चिपका सकते हैं, पहली बात। लेकिन ये हो गया जनरलाइज कंक्लूजन। आप जनरलाइज कंक्लूजन से अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने आंसर को थोड़ा और सुंदर दिखाना चाहते हैं, तो आपको गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स को याद करना पड़ेगा, वर्ल्ड लेवल पे कौन से प्रयास चले उसको याद करना पड़ेगा, और उसको अपने आंसर में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका जो ये हो सकता है, जो आप लोग काम करना ये कि हर टेक्नोलॉजी के कुछ कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मानिए आप 5G तकनीक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो 5G का रियल लाइफ में क्या प्रयोग है वो आपको याद करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। कोई अगर आपने उसके संदर्भ में केस स्टडी पढ़ा हुआ है, वो केस स्टडी ध्यान में रखिए, उसका एप्लीकेशन करने का प्रयास करिए। ठीक है, हम लोग आज सब चीजें देखेंगे, हम लोग इन सब चीजों को देखेंगे, कौन से गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, कौन से केस स्टडी का प्रयोग कर सकते हैं, किस एग्जाम्पल का प्रयोग कर सकते हैं, किस फैक्ट का प्रयोग कर सकते हैं, वो सब चीजें हम यहाँ पर देखने का प्रयास करें। ठीक है, मुझे लगता है ये क्लास 1.5 घंटे के करीब बनेगी, तो हम उन सब चीजों को कवर करेंगे ताकि हमारा पूरा का पूरा सिलेबस आज कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर से। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दरअसल होती क्या है, जो कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने के लिए जो टेक्नोलॉजी प्रयोग होती है जनरली, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक। और आईटी के सेक्टर में बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है, ये आप जानते हैं। ठीक है, हम लोग के आईआईटीज में ही क्या था कि आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक की पढ़ाई करते थे बच्चे, जो ग्रेजुएट होते हैं वहां से, उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आती थी, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनियां आती हैं और लेकर के जाती हैं बच्चों को। ठीक है, तो इसमें जॉब अच्छे कहां से, पहली बात ये। ठीक है, अच्छा, औद्योगिक क्रांति जो हो रही है, डिजिटल जो नया चौथी औद्योगिक क्रांति की बात करते हैं हम लोग, उसमें इसकी एक अच्छी खासी भूमिका है, तो ये भी आप लोग बात समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा रोल है आपका इंफॉर्मेशन टेक के सेक्टर में। अब देखिए, अगर एक बेसिक क्वेश्चन ये आता है, जो कि हमारे सिलेबस का जो पहला पॉइंट था, अगर उस पहले पॉइंट को शामिल करते हुए क्वेश्चन ये पूछता है कि किसी भी तकनीक के बारे में, यहां पर लिखा हुआ है आपके सामने नैरो बैंड आईओटी के बारे में बात कर रहा है, लेकिन इसको आप यहां पे हटा दीजिए। ठीक है, यहां पर आप मान लीजिए कोई भी तकनीक, इन तकनीकों में से यहां पर जो तकनीक थी वो तकनीक ले लीजिए, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर के अंतर्गत आने वाली किसी भी तकनीक को यहां पर आप
ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एनबी आईओटी, नैरो बैंड आईओटी भी इंफॉर्मेशन टेक का एक सेक्टर है, ठीक है। इसी की तरह यहाँ पर आप 5G का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर आप FSOC, फाइबर ऑप्टिकल जो कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है, ठीक है, उसकी बात यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं। इन सभी चीजों का रोजमर्रा के जीवन में क्या अनुप्रयोग हो रहा है, उसके कुछ की पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए, उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि आईटी सेक्टर का रोजमर्रा के जीवन में कैसे हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, 5G का हम लोग रोजमर्रा के जीवन में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, एनबीआईओटी का रोजमर्रा के जीवन में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। एनबीआईओटी में बार बार टर्म यूज कर रहा हूं, मैं आपको एक बार बता देता हूं होता क्या है। दरअसल आईओटी को मैंने आप लोगों के लिए डिफाइन किया था। आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स वो चीज होती है कि रोजमर्रा के जीवन में जुड़े हुए सभी उत्पाद, जो वो सभी प्रोडक्ट या वो सभी इक्विपमेंट्स जो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं और हमारी लाइफ को आसान बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके सामने ये पैनल लगा हुआ है, ठीक है, हमारा स्मार्ट वॉच हो गया, हमारा फोन हो गया लगभग। तो ये सारी चीज आईओटी का सिंपल प्रकार है, बहुत सिंपल फॉर्मेट है। नैरो बैंड आईओटी क्या होता है कि इसको कनेक्ट करने के लिए इसमें आप एक साथ बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब देखिए हर व्यक्ति के पास मोबाइल हो गया, स्मार्ट वॉच मानिए हो गया, ठीक है, उसके पास एप्पल डिवाइस हो, उसके पास आईपैड हो गया, उसके पास कोई कंप्यूटर हो गया, कोई घर में टीवी हो गया, घर में कैमरा लगा हुआ है वो कनेक्टेड है, घर में जो वाटर प्यूरिफायर होता है वो वाईफाई से कनेक्टेड है, घर में वॉशिंग मशीन लगा है वो वाईफाई से कनेक्टेड है। एक प्रकार से पूरा आप स्मार्ट होम बना रहे हैं। तो इन सबको कनेक्ट करने के लिए हमको कुछ एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि बहुत कम बैंडविड्थ में कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो एनबी आईओटी का एक वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्रिएट किया गया था। तो अब हटा दीजिए, अब समझिए कि आईटी का क्या लाभ है। सबसे पहला लाभ देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि स्मार्ट मीटर विद्युत, गैस एवं पानी के लिए। आप सब जानते होंगे कि अभी यूपी में स्मार्ट मीटर के कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया गया। स्मार्ट मीटर होती क्या चीज है कि जैसे मान लीजिए स्मार्ट मीटर कई प्रकार के होते हैं। एक तो प्रीपेड पोस्टपेड मीटर होता है, वो एक अलग चीज होती है, ठीक। स्मार्ट मीटर क्या होता है कि आपके घर में बिजली किस रेट से प्रयोग की जा रही है, किस रेट से इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, किस रेट से यहाँ पर सप्लाई हो रहा है, ठीक है, किस टाइम में, दिन के किस टाइम में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज्यादा है, इन सब चीजों का स्टडी करता है, इन सबको डाटा कलेक्ट करता है और ये भेजता है सोर्स को। अब इससे फायदा ये होता है कि सोर्स को ये पता है कि रात में 8 बजे से 9 बजे तक हर व्यक्ति के घर में एसी चलेगा, हर व्यक्ति के घर में टीवी चलेगा, हर व्यक्ति के घर में लाइट जलेगा। तो यहां पर इस टाइम पर हमको इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड हमारी ज्यादा है, तो हम उसी हिसाब से अपने सप्लाई को मैनेज कर सकेंगे, ठीक है। तो स्मार्ट मीटर का कॉन्सेप्ट ये। दूसरी बात, आप अपने मोबाइल में बैठ करके देख सकते हैं कि आपने आज दिन भर में कितने यूनिट बिजली का प्रयोग किया हुआ है, वो आपके मोबाइल में बता देगा। आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो पैनल है ये 1 घंटा चलने पर कितना बिजली खा रहा है, ये आप वहां पर देख सकते हैं। तो स्मार्ट मीटर का कॉन्सेप्ट आपकी इलेक्ट्रिसिटी में, गैस सिलेंडर में, गोरखपुर में भी स्मार्ट जो गैस सिलेंडर की पाइपलाइन घर घर डिलीवर भी हो रही है, वैसे कॉन्सेप्ट ये हो गया पानी के लिए, ठीक है, कि आप कितना दिन भर में वाटर यूज करें, कंजम्पशन कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन में कितना कंजम्पशन हो रहा है, उन सबको चेक करने के लिए एक स्मार्ट मीटर का कॉन्सेप्ट है। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 5G एनबीआईओटी का एक एग्जाम्पल है, प्रयोग है। आप इसको ऐड कर सकते हैं, वहां पे ध्यान रखिएगा। मैं फिर जनरलाइज कर रहा हूं कि मैं जो बता रहा हूं चीजों को वो जनरलाइज फॉर बता रहा हूं, ठीक है। जरूरी ना हो कि ये स्पेसिफिकली उस टर्म के लिए यूज होता हो, लेकिन आप अगर इस पॉइंट को लिखेंगे तो कैंसिल नहीं कर सकता, कोई काट नहीं सकता, ठीक है। दूसरी बात देखिए, लिखा है घर में जो फायर अलार्म लगते हैं, ठीक है, फायर अलार्म होते हैं या फिर घर में जो अलार्म्स होते हैं वो सब भी आपका इंफॉर्मेशन टेक, आईटी, इंटरनेट, 5G इन सब चीजों से कनेक्टेड होते हैं। तो उन सब चीजों का एक प्रयोग यहां पर ये भी देखने को मिल सकता है स्वास्थ्य मानदंडों के मापन में, ठीक है। आपने देखा हो कोविड के टाइम पे आरोग्य सेतु ऐप चल रहा था, बहुत तमाम चीज चल रही थी, तो उनके मापन में भी इन सब चीजों का अच्छा खासा प्रयोग हो सकता है। आप स्मार्ट वॉच प्रयोग करते हैं, स्मार्ट वॉच, ठीक है, ये क्या करता है, आपका ये हार्ट बीट को मेजर करता है, आपका हार्ट बीट कितनी चल रही है उसको मेजर करने का काम करता है, आपने दिन भर में कितना कदम स्टेप चला, वो सब चीजें यहाँ पर बताता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। अभी हम एग्जाम्पल्स की बात करें, ध्यान समझिएगा दोस्तों, ये एग्जाम्पल्स आप लोगों को अपने दिमाग में सेट करना है कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर आप इन एग्जाम्पल्स का प्रयोग कर सकते हैं, तो वहां पर आप लोग प्रयोग करिएगा, ठीक है। होता क्या है कि आप सबको पता है कि स्मार्ट वॉच एक चीज होती है जो कि हमारे हेल्थ को मेजर करता है, लेकिन अगर आपसे सीधे इसका प्रयोग यहाँ पर पूछ दिया जाए, आप भूल जाएंगे, आप बता ही नहीं पाएंगे। इसीलिए एक सिस्टम में हम इन सब चीजों को समझने का प्रयास करें, ठीक है। दूसरी बात कि व्यक्ति, पशु या वस्तुओं की निगरानी हेतु किसी व्यक्ति की निगरानी करनी है, कैमरा लगा दिया, सर्विलांस कैमरा आपने लगा दिया वहां पर, उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया, आप अपने घर बैठ करके सब कुछ चीजों को निगरानी कर रहे हैं। तो ये एक फायदा उसका है यहाँ पर। दूसरा फायदा तो दोस्तों ये है कि इंटरनेट से कनेक्ट होने वाले विभिन्न औद्योगिक उपकरण, जितने भी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स होते हैं, वो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट हो सकते हैं, तो एक निगरानी करने में आसानी हो जाती है।
स्मार्ट सिटी की जो पूरी कॉन्सेप्ट है, आप देख रहे होंगे कि हम लोग अर्बन सिटी जो बना रहे हैं अभी, वो स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट पे सरकार वर्क कर रही है। तो स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाएंगे, जैसे कि स्ट्रीट लैंप हो, कूड़ेदान हो, ये सभी आपका एनबी आईओटी से कनेक्ट होंगे, 5G टेक्नोलॉजी से कनेक्ट होंगे, उसमें सारी स्मार्ट चीजें होंगी। जैसे कि अभी जो यहाँ पर गोरखपुर में जितने स्ट्रीट लाइट लग रही हैं, मैं देखा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट कि उन सभी लाइटों में आपको एक स्पीकर लगा हुआ है। हर स्ट्रीट लाइट पर प्रॉपर एक स्पीकर लगाया गया और वहां पर नॉर्मली गाने बजते रहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा माहौल अच्छा लगता है, जो हम लोग का ये पूरा एरिया है वहां पर। अब इसका सिर्फ गाने बजाने के पर्पज से यूज नहीं हो सकता है, इसका यूज बहुत सारी चीजों में हो सकता है। जैसे कि मानिए आपको ट्रैफिक मैनेजमेंट करना है, तो आप उस स्ट्रीट लाइट पे जो स्पीकर लगा हुआ है उसको यहां से आप मैनेज कर सकते हैं, यहां से आप निर्देश जारी कर सकते हैं। मानिए कोई आपदा आती है, डिजास्टर आता है, तो उसका प्रयोग आप लोग यहां पर कर सकते हो जो स्पीकर लगा हुआ है। इसके साथ ही साथ कोई भीड़ है, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठी हो गई मैंने किसी त्योहार के दिन, तो उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी आप इन सब चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो स्मार्ट सिटी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, स्मार्ट होम का पूरा कॉन्सेप्ट है, इन सभी को एग्जाम्पल्स के तौर पर आप लोग प्रयोग करिएगा अपने आंसर में। ये सारे एग्जाम्पल्स आपके आंसर को बहुत ज्यादा सुंदर बना देंगे और इनरीच कर देंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है हम लोगों को, ठीक है। अब समझिएगा, जैसे मानिए हम लोग पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, जो हम लोग का पहला क्वेश्चन, उस पर क्वेश्चन को हम देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 5G टेक्नोलॉजी क्या है, उससे आप क्या समझते हैं, भारत में 5G के विकास में आने वाली चुनौतियों को बताएं। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को भी आंसर को हाइड कर दे रहा हूं और हम थोड़ा फॉर्मेटिंग पर बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो है वो है आप लोगों का कि 5G तकनीक से आप क्या समझते हैं। तो मैंने पहली बार बताया था आप लोगों को कि आप लोग जितनी भी नई टेक्नोलॉजी पढ़िए उसकी डेफिनेशन, ठीक है, या उसकी एक बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन, ये आपको उस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, तभी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं अपने आंसर में। ठीक है, अगर आप किसी टेक्नोलॉजी से एकदम अनभिज्ञ हैं, जैसे कि मानिए क्वेश्चन आ जाता है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या, मुझे लगता है इस पर किसी एक साल में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो अब आपको अगर ये टेक्नोलॉजी के बारे में पता ही नहीं तो आप आंसर लिख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इसीलिए जो भी टर्म्स नए आते हैं, जैसे कि मानिए क्वेश्चन आ गया कि मेटावर्स से आप क्या समझते हैं और इसके लाभ एवं चुनौतियों पर चर्चा करें। ठीक है, तो मेटावर्स आप क्या समझते हो, आप बताइए कि इसमें वीआर का प्रयोग होता है, एआर का प्रयोग होता है, हम किसी व्यक्ति के अवतार को क्रिएट करके एक डिजिटल फॉर्मेट क्रिएट करते हैं, वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी मेटावर्स में। ठीक, दूसरी बात इसके लाभ आप कुछ बताइए कि लाभ क्या है। लाभ ये है कि जैसे ये जो स्मार्ट क्लास अभी चल रही है आप लोगों के सामने, जो क्लास यहाँ पे रिकॉर्ड की जा रही है, उसमें ऐसा हो सकता है कि आपको एक ऐसी क्लास बना दी जाए जहां पर जो टीचर है वो डिजिटली फॉर्मेट में उसका एक अवतार यहाँ पर आपके सामने आए और वो अवतार आकर आपको यहाँ पर सब कुछ पढ़ा दे, और आप जो है वो भी अवतार के फॉर्मेट में यहाँ पर क्लासरूम में बैठ करके उन चीजों को देख रहे हैं। आप दरअसल बैठे कहां पर हुए, आप बैठे अपने घर में, आपने वीआर का प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, और उसके माध्यम से आप मेटावर्स में आकर के चीजों को पढ़ रहे हैं, क्लास कर रहे हैं। तो ये मेटावर्स का लाभ है। लेकिन चुनौतियां क्या है, तो चुनौतियां ये है कि यहाँ पर कोई कानून नहीं, कोई अभी स्पष्ट पॉलिसी नहीं लेकर के आएगी। तो देखिए अभी रिसेंट में हुआ क्या था, कोई एक महिला थी, ठीक है, भारतीय कोई स्टार्टअप की, शायद मेटावर्स की फील्ड में जो स्टार्टअप है उनकी फाउंडर थी। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि वो मेटावर्स में जैसे ही पहली बार उन्होंने लॉग इन किया तो लॉग इन करते हुए उनके साथ जो है सेक्सुअल हरासमेंट वहां पर देखने को मिला। ठीक है, तो मेटावर्स में उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा चुनौती उत्पन्न करता है कि ऐसी कंडीशंस में हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में कोई स्पष्ट प्रावधान अभी मौजूद नहीं है। तो आप लोगों को किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है तो आप लोगों को उनके फॉर्मेट को, उनके इंट्रोडक्शन, उनकी लाभ, उनकी कमियां, उनके चैलेंजेस, इन सब चीजों को आप लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या था दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन था कि 5G तकनीक से आप क्या समझते हैं और भारत में 5G के डेवलपमेंट में आने वाली चुनौतियों को बताएं। अब 5G के डेवलपमेंट में आने वाली चुनौतियां, चैलेंजेस, देखिए यहाँ पर लाभ नहीं पूछा पहली बात। ठीक है, यहाँ पर बस आपसे पूछा कि 5G तकनीक से आप क्या समझते हैं और इस तकनीक के विकास में, डेवलपमेंट में जो चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं हम लोगों को, वो चैलेंजेस क्या है वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, 200 शब्द का प्रश्न है, इसको आप लोग कैसे लिखेंगे एक बार वो समझिए। ठीक है, अब देखिए, जैसे मानिए मैं अगर इंट्रो लिखूंगा तो मैं ये बताऊंगा कि जो 5G टेक्नोलॉजी है वो कम्युनिकेशन की एक नई टेक्नोलॉजी है। ठीक है, वायरलेस संचार तकनीक है, 4G का उन्नत संस्करण है। ठीक है, 4G का एक उन्नत संस्करण है, इस बात को मैं यहाँ पर ऐड करूंगा। मैं ये बताऊंगा कि इससे जो है इसकी प्रभावशीलता में वृद्धि होगी,
लेटेंसी इसका कम होगा, कोई भी चीजें देरी से आपको प्राप्त नहीं होंगी। जैसे जो लेटेंसी 4G में देखने को मिलती थी, उस लेटेंसी को यहाँ पर 50% डाउन किया गया है। इस इंटरनेट स्पीड को यहाँ पर तेज करने का प्रयास किया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पर आप लोगों को इंट्रोडक्शन में लिख दूंगा, ठीक है। लेकिन एक नॉर्मल स्टूडेंट अगर अपने आंसर को सिर्फ डेफिनेशन बता करके समाप्त कर देगा, तो वो आंसर में अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। आपको आंसर को बनाना है थोड़ा सा सुंदर। अब आप यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, आप यहाँ पर ऐड करेंगे प्रॉपर कि आप बता सकते हैं कि भारत में जैसे जियो कंपनी इस क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर प्रयास कर रही है। एक एग्जाम्पल आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। दूसरा आप एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं कि D10 ग्रुप बनाया गया है, अलायंस बनाया गया है, डेमोक्रेटिक 10, ठीक है। 10 विश्व की 10 डेमोक्रेटिक कंट्रीज को, यूके और अन्य कंट्रियों में मिलकर के, इसमें भारत भी शामिल है, इन्होंने एक D10 ग्रुप बनाया, अलायंस बनाया, जो कि 5G टेक्निक के डेवलपमेंट में एक साथ मिलकर के प्रयास करेंगे। तो इंट्रोडक्शन देते समय ही, इंट्रोडक्शन देने के जस्ट बाद आपको ऐसे कोई एक एग्जाम्पल अपने आंसर में ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल जब अपने आंसर में ऐड करेंगे तो आपका आंसर जनरलाइज्ड आंसर के पीछे, देखिए डेफिनेशन सबको पता होगी, सबको ये बात पता है कि जो 5G है वो 4G का एक उन्नत संस्करण, ये बात सबको पता है। आप अपने आंसर में जब ये पॉइंट ऐड करते हैं ना, ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करते हैं, ये आपको दिलाता है एक्स्ट्रा नंबर, एक्स्ट्रा मार्क्स। तो ये बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है दोस्तों, ठीक है, कि आंसर को सिर्फ जनरलाइज नहीं लिखना है, आप उसमें कुछ स्पेशल पॉइंट ऐड करिए। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब देखिए, अब अगर मैं आपको बताऊं मेन बॉडी में मैं क्या लिखूं यहाँ पर, तो मेन बॉडी में मैं 2 फॉर्मेट लूंगा, ठीक है। एक फॉर्मेट में ये ले सकता हूं, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन ये है कि 5G तकनीक से आप क्या समझते हैं और उसके विकास में हमने चुनौती को बताना है, तो मैं सिर्फ इसके बाद चुनौती बता करके अपने काम को खत्म कर दूंगा। लेकिन मैं यहां पर एक स्टेप लूंगा आगे, मैं लिखूंगा ऐसे लाभ, बेनिफिट, ठीक है, ऐसे एक डिजाइन बनाऊंगा और कुछ लाभ जो मुझे याद आ रहे होंगे तुरंत, ठीक है। देखिए इसको बनाने में आपको टाइम नहीं लगेगा, आपको इसको स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा अपनी। आप तुरंत लाभ लिखिए यहाँ पर, 5G तकनीक के क्या लाभ है, और जो अभी हम लाभ डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर, जितने हमने लाभ डिस्कस किए थे, उन लाभों का प्रयोग करते हुए इनमें से 2-3 एग्जाम्पल आप बस अपने आंसर में ऐड कर दीजिए, ठीक है। आप ये बताइए कि ऊर्जा सेक्टर में जब नवीकरणीय या संग्रहण सेक्टर में हम काम करेंगे, तो 5G के कारण लेटेंसी जब कम होगी, तो हमको ऊर्जा का जो ऊर्जा नष्ट होती है, बर्बाद होती है, वो कम देखने को मिलेगी, ठीक है। स्मार्ट सिंचाई होगा, क्योंकि जो लेटेंसी वो कम होगी, जो प्रभावशीलता है नेट की ज्यादा बढ़ जाएगी, तो हम उन सब चीजों का प्रयोग स्मार्ट कृषि में कर सकते हैं, स्मार्ट होम में कर सकते हैं, स्मार्ट अन्य जगहों पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि ये सारे एग्जाम्पल्स वही एग्जाम्पल जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। तो अब जब क्वेश्चन में ये है नहीं, क्वेश्चन में लाभ पूछा नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ कुछ शब्दों में अपने लाभ को यहां पर एक्सप्लेन कर देते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सुंदर, ठीक है। इसमें आपको लेना 10 से 15 शब्द, 15 से मान लीजिए 20 शब्द आप ले सकते हैं यहाँ पर। इतने शब्द में आपको अपना लाभ बता के खत्म करें। ऐसा नहीं है कि लाभ बताने के लिए आपने यहाँ पर 50 शब्द का प्रयोग कर दिया, नहीं, ये नंबर को डाउन करेगा, घटाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिमांड ही नहीं है क्वेश्चन की। ये तो बस आपने अपनी तरफ से एक नैतिकता दिखाते हुए, जब आप 5G टेक्निक को डिफाइन कर रहे थे, तो अपनी नैतिकता दिखाते हुए आपने यहां पर 10-15 शब्दों में एग्जामिनर को यह बताने का प्रयास किया कि आपको लाभ भी पता है। आपसे पूछा भले नहीं गया, लेकिन आपको पता है, ये 10 शब्दों में आपने यहां पर उससे बता दिया, ठीक है। तो ये अप्रोच आप लोगों को वहां पर फॉलो करनी है। दूसरी बात, अब अगर थोड़ा सा इंट्रो पर आ जाए, पहले इंट्रो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इंट्रो दिया हुआ है, देखिए यहां पर इंट्रो क्या लिखा है कि 5G जो है वो सेलुलर नेटवर्क की एक 5वीं पीढ़ी, मैंने आप लोगों से बताया कि 4G का अगला संस्करण है, उन्नत संस्करण है। तो यहां पर वही बात लिखी है, ठीक है, कि सेलुलर नेटवर्क की जो अभी 4G की श्रेणी चल रही है, उसकी ये 5वीं श्रेणी है, 5वीं पीढ़ी है, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य देखिए क्या है। उद्देश्य है कि गति को, इंटरनेट की स्पीड को, लेटेंसी को, जो देरी होता है, जो विलंब होता है उसको, और उपयोगिता को, इसकी जो एप्लीकेशन है, इसकी जो प्रभावशीलता है, उसको दीर्घकालिक मुद्दों का समाधान करके नेटवर्क कनेक्शन को और बेहतर बनाया जाए, ठीक है। आप सब जानते होंगे दोस्तों कि अभी 4G टेक्नोलॉजी चल रही है, लेकिन भारत में क्या है कि किसी घर में एयरटेल का नेटवर्क सिम नहीं आता है, नेटवर्क नहीं आता है, कहीं पे जियो का नेटवर्क नहीं आता, सिग्नल नहीं आता है, इसके कारण से स्पीड बहुत धीमी हो जाती है। तो इन समस्याओं को सॉल्व करते हुए, गति, लेटेंसी और उपयोगिता, इन मुद्दों पर फोकस करते हुए जो नेटवर्क कनेक्शन की जो दक्षता है उसको और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। यह उन्नत सेवा प्रवाह क्षमता से युक्त होगा, ठीक है। ये बात आप यहां पर इंट्रोडक्शन में बेसिक तौर पर दे सकते हैं। फिर मैंने आप लोगों से बताया यहां पर कि आप लोगों को जो ऐड करनी है एक स्पेशल पॉइंट, वो ऐड आप ये कर सकते हैं कि D10 क्लब डेमोक्रेटिक और 10 राष्ट्रों का जो क्लब बनाया गया है यूके के द्वारा,
उसमें भारत भी शामिल है, उनका आप यहां पर एक बार जिक्र कर दीजिए कि लोकतांत्रिक राष्ट्रों का एक क्लब है जो कि 5G टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा कार्य करेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिए कुछ आंकड़ा दिया हुआ है, लेटेंसी का आंकड़ा दिया हुआ है। जैसे मानिए 4G में जो लेटेंसी है वो है 20 से 30 मिली सेकेंड। देखिए आपको और हमको मिली सेकेंड में डिफरेंस समझ में नहीं आएगा कि यार 20 मिली सेकेंड क्या चीज होती है, इसका तो हमको कुछ पता ही नहीं चलता है। ठीक है, लेकिन जैसे मानिए अगर आप आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, मान लीजिए अगर एक एग्जांपल लेते हैं, और आपने लगाया हुआ है वहां पे 2 करोड़ रुपए, आपको अचानक से कोई न्यूज पता चला और आपने तुरंत उसको डाला कि नहीं, मैं अब मुझे न्यूज पता चलेगा, न्यूज मेरे फेवर में, अगर मैं सेल करता हूं अपने शेयर को वहां पर तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। वो 20-30 मिली सेकंड की जो देरी है ना, वो आपको बहुत अच्छा खासा नुकसान करा देती है। तो वहां पर बड़े लेवल पर, एटॉमिक लेवल पर जो हम जाएंगे, बड़े साइबर माने नेशनल सिक्योरिटी कोई मुद्दा है, तो उन सब लेवल पर ये जो मिली सेकंड का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेटेंसी होती है दोस्तों वो बेहद कम होगी, 10 मिली सेकंड से भी कम करने का यहाँ पर प्रॉमिस किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो एवरेज स्पीड है 4G टेक्नोलॉजी में वो है 25 Mbps की, लेकिन 5G में वो स्पीड होगी आपकी 200 से 400 Mbps, करीब करीब यहाँ पर ये 10 गुना स्पीड यहाँ पर बढ़ रही है, 10 से 20 गुना स्पीड आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि वो इंक्रीज हो रही है। तो 5G टेक्नोलॉजी की ये सारी खासियत है, ये सारी खासियत आप यहाँ पर जो देख रहे हैं उनको आप लोग समझिए और इनका आप लोगों को प्रयोग करना है अपने आंसर में। ठीक है, अब देखिए, अब हम आगे बढ़े तो यहां पर ये समझाने का प्रयास किया जो 5G टेक्नोलॉजी होती है वो 3 बैंड पर काम करती है, निम्न, मध्यम और उच्च आवृत्ति के स्पेक्ट्रम। मैंने यही कहा, ये जो आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, आप या तो ये इंफॉर्मेशन दीजिए, आप उसके इंट्रोडक्शन में इस बात को ऐड कर दीजिए, या फिर इसकी जगह पर आप बता दीजिए कि इसके लाभ क्या है, और वही जो मैंने आप लोगों से डिजाइन बताया था, ये वाला डिजाइन, इस डिजाइन के फॉर्मेट में आप लोग यहाँ पर बेनिफिट को, लाभ को बता सकते हैं। ठीक है, यहां पर निम्न बैंड, मध्यम बैंड और उच्च बैंड में इस बात को समझाने का प्रयास किया गया है। अब देखिए इसके बाद आता है चुनौतियों के बारे में कि भारत में जो 5G टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है उसके संबंध में आने वाली चुनौतियां क्या क्या है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन का मेन डिमांड है, तो आपको इसको अच्छा खासा समय देना, अच्छा खासा यहाँ पर सब सीमा को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो जो सबसे पहला चैलेंजेस है, और मैंने आप लोगों से पहली क्लास में एक बात बोला था, मैंने कहा था जब चैलेंजेस आप लोगों से पूछे किसी क्वेश्चन में तो चैलेंजेस को आप लोगों को बताना है 4A के अप्रोच से। ठीक है, 4A देखिए होता क्या है, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए लिख करके ले आया हुआ है। ठीक है, 4A अप्रोच होती है आप लोगों की ये वाली। ठीक है, ये अप्रोच क्या है, यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि अवेलेबिलिटी, एफोर्डेबिलिटी, अवेयरनेस और एक्सेसिबिलिटी, इन चारों के कारण से बहुत सारी चीजों में चैलेंजेस उत्पन्न होता है। जैसे कि अवेलेबिलिटी की अगर मैं बात करूं और मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिंक करने का प्रयास करूं, देखिए इस 4A के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर मैं लिंक करता हूं कैसे, अवसंरचना का अभाव। तो ये जो अवेलेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, उपलब्ध नहीं है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है कि भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमको चाहिए वो अभी अवेलेबल नहीं है। अपर्याप्त ऑप्टिकल फाइबर अवसंरचना हमारे पास है, आयात पर हम बहुत ज्यादा निर्भर हैं अभी, जितने भी फाइबर ऑप्टिक उद्योग में हमको जो चीजें रिक्वायरमेंट होती है, रॉ मटेरियल जो रिक्वायरमेंट होता है, उसके लिए हम इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। ये हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अवेलेबिलिटी देखिए नहीं है, पहले पॉइंट से सब लिंक हो रहा है। फिर लिखा कि बारंबार बाधित होने वाली विद्युत आपूर्ति, वर्चुअलाइजेशन तथा क्लाउड पर निर्भरता। ये जो 5 पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, जो 5 पॉइंट दिए हुए हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि इन पांचों को लगभग आप अवेलेबिलिटी के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। ये 4A का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको चैलेंजेस को याद करने को एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में डालने के लिए एक फॉर्मेट देता है कि अगर आप ये 4A का फॉर्मेट फॉलो करते हैं तो आपका आंसर सिस्टमेटिक हो जाएगा। आप जरूरी नहीं है कि यहां पर आप लिखिए कि 4A के तहत पहला अवेलेबिलिटी और फिर आप ये सारी, नहीं, आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि अवेलेबिलिटी की कॉन्सेप्ट में हमको जो जिस चीजों का अभाव है, जो चीज उपलब्ध नहीं है, उसके बारे में यहाँ पर शामिल करना है। तो आप उन पॉइंट को एक साथ लिखेंगे तो आपका आंसर थोड़ा सुंदर लगेगा। ठीक है, अब देखिए अगला कह रहा है कि अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहा है। तो अफोर्डेबिलिटी मतलब कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते चीजें, बहुत महंगी चीजें हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है जनरली किसी भी तकनीक, जब नई तकनीक आती है तो उस सेक्टर में। ठीक है, यहां पर जो मुद्दा है, मुद्दा देखिए क्या कह रहा है कि ऊंची नीलामी कीमत, जो इन ब्रॉडबैंड की जो नीलामी कीमत है वो बहुत ज्यादा है, प्रति मेगा हर्ट्ज का जो आधार तय किया गया है वो मूल्य बहुत अधिक है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है। ठीक है, ये चैलेंज आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके साथ ही साथ एक चैलेंजेस और है, चैलेंजेस ये है कि जिन और टेलीकम्युनिकेशन वाले सेक्टर में जो कंपनियां काम कर रही हैं, टेलीकॉम कंपनियां,
उन कंपनियों ने 4G टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया था, और ये इन्वेस्टमेंट का लाभ अभी उन कंपनियों को प्राप्त नहीं हो पाया पूरी तरीके से। तो जो कंपनियां हैं वो 5G टेक में अभी इन्वेस्टमेंट करने से पीछे भाग रही है। मात्र एक कंपनी, और जियो और जनरली एयरटेल आप मान लीजिए, यहाँ पर इन दोनों भारतीय कंपनियों ने कुछ प्रयास करने का अभी यहाँ पर स्टेप उठाया हुआ है, ठीक है। तो 4G में जो कि बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट हो चुका है, तो 5G में इन्वेस्टमेंट से वो लोग डर रहे हैं। अब दूसरी बात देखिए कि दूरसंचार कंपनियों के क्या मुद्दे हैं, तो भाई वित्तीय बाधाएं हैं, वही फंड नहीं है इन लोगों के पास, मैंने वही भी आप लोगों को बताया, ठीक है। 4G निवेश पर जो रिटर्न होना चाहिए वो रिटर्न इनको प्राप्त नहीं हुआ, और सबसे बड़ी बात है कि कौशल की कमी है। जो स्किल्स हम लोगों को चाहिए इस सेक्टर में, वो स्किल्स अभी किसी कंपनी के पास नहीं है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद कुछ लिखा है कि उपभोक्ताओं, कंज्यूमर्स जो है, उनकी क्या लिमिटेशंस है। तो उनकी जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है वो है कि अभी भी भारत में डिजिटल डिवाइड एक बहुत बड़े स्तर पर व्याप्त है। डिजिटल डिवाइड का जो आंकड़ा है, जो फैक्ट है, ये आप लोगों को सर्च करना है तुरंत के तुरंत आज, और उसको नोट करना है कि डिजिटल डिवाइड का क्या फैक्ट है, वो आप यहाँ पर नोट करिए। उसके साथ ही साथ देखिए, अभी चूंकि आप सबने, हमने खुद 4G टेक्नोलॉजी बेस्ड मोबाइल फोन लिया हुआ है, ठीक है। अब चूंकि मानिए अगर भारत में 5G टेक आ जाता है तुरंत, तो होगा क्या कि हम सभी 4G से 5G में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हर व्यक्ति के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन जो है पैसों का, वो क्रिएट होगा। तो ये जो बर्डन क्रिएट होगा, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बात, भारत में अभी 5G हैंडसेट उतने बने भी नहीं है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उन्होंने अभी रिसेंट में 2-3 हैंडसेट लॉन्च किए जो कि 5G टेक बेस्ड होंगे। तो हैंडसेट की उपलब्धता की एक अभाव है, 5G हैंडसेट वहन करने में जो असमर्थता है, क्योंकि एक बर्डन बन रहा है, वो बर्डन होगा। डाटा की गोपनीयता, 5G टेक में डाटा की गोपनीयता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह अभी लगा हुआ है, ठीक है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो श्री कृष्णा कमेटी बनाई गई है, वो डाटा की गोपनीयता की बात करती है, लेकिन अभी ये 5G टेक डाटा की गोपनीयता को सही से सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है। तो ये सारे कमियां हैं 5G के सेक्टर में, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दूसरी बात, अवेयरनेस। सबसे लास्ट टाइम ने बात किया था 4A के अंतर्गत एक अवेयरनेस की बात की थी। आपने देखा था अभी रिसेंट में हुआ क्या कि जब 5G टेक्नोलॉजी बन रही थी, डेवलप हो रही थी, तो उस समय कई अच्छे अच्छे लोगों ने, कई एक्ट्रेस ने, कई मुझे एक्ट्रेस का नाम ध्यान नहीं आ रहा, दरअसल वो कौन थी, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उन्होंने प्रॉपर आकर के कहा कि 5G टेक्नोलॉजी के कारण बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, अफवाहों को उन्होंने प्रमोट किया था, और इस कारण से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इन लोगों पर कुछ एक्शन लिया गया था, इन लोगों को बोला गया था, इन लोगों ने बाद में माफी मांगी थी। लेकिन ये जो जागरूकता का अभाव है, जो लोगों में अभी भी एक डर बना हुआ है कि 5G से हम लोग मर जाएंगे, 5G से क्या नुकसान हो जाएगा, ये जो अफवाह है, ये 5G टेक को डेवलप होने में अभी रोक रही है। तो ये बात आप लोगों को यहाँ पर समझनी पड़ेगी। दूसरी बात, आप देखिए एक जो और मुद्दा है, वो मुद्दा ये कि कई चाइनीज कंपनियां जैसे कि हुआई भारत में इन्वेस्ट करना चाह रहा था, ठीक है। लेकिन ये जो कंपनियां हैं, ये जो गोपनीयता है, आपकी जो प्राइवेसी है, उनको फॉलो नहीं करती है। इस कारण से एक ये भी समझता है कि विदेश से हम किसी कंपनी को बुला करके अपने यहाँ 5G टेक को डेवलप नहीं करा पा रहे हैं, ठीक है। और इस वाई कंपनी को तो यूएसए ने प्रॉपर अपने यहाँ बैन किया, उसने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, ठीक है। तो इन सब पॉइंट को आप लोग नोट कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं अपने आंसर में। दूसरी बात, ये तो हो गया आप लोगों का वो चुनौतियां क्या, अब सॉल्यूशन क्या आप देंगे, तो सॉल्यूशन आप प्रॉपर ये दे दीजिए कि भाई जो नियम बन रहे हैं उनको सुव्यवस्थित किया जाए, गोपनीयता के नियम को सुव्यवस्थित किया जाए, जो नवाचार है, जो इनोवेशन है, उसको प्रमोट किया जाए। साइंस एंड टेक के हर सेक्टर में कुछ सजेशन देना हो आप लोगों को, तो इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को समर्थन जरूर करिएगा। ऐसी बात बता दिया कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करने वाली टेक्नोलॉजी को डेवलप करिए। तो ये सारे सेशन यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। दूसरी बात, हितधारकों पर वित्तीय तनाव कम करने पर ध्यान देना चाहिए। हितधारक कौन कौन से हुए, तो जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, आपने देखा कि एजीआर टैक्स के अंतर्गत उन पर बहुत सारे टैक्स लग गए थे, इसलिए कई सारी टेलीकॉम कंपनियां बंद हो गई थी, ठीक है। तो वो टेलीकॉम कंपनियां हो, चाहे जो कंज्यूमर हो, वो भी एक हितधारक है, तो उस पर भी जो वित्तीय तनाव है वो कम किया सके, ये आप एक सजेशन में यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। और आप फिर अंतिम में कंक्लूजन में दे दीजिए कि जो राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति है, जो नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 है, वो पॉलिसी क्या कहती है, वो कहती है कि 5G टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए हमें बड़े स्तर पर प्रयास करने पड़ेंगे, ठीक है। इसने बहुत बातें कही, इसने कहा है कि अगली पीढ़ी को नेटवर्क को डेवलप करने के लिए सरकार को पीपीपी को, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देना चाहिए। जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जो पूरी दुनिया बन रही है, उसमें सरकार को कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन 2018 की जो पॉलिसी है, उसका आप लोग प्रयोग कर सकते हैं कंक्लूजन में, अगर 5G से क्वेश्चन यहाँ पर बन करके आता है तो, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा हूं कि हमने अभी जो क्वेश्चन देखा, ठीक है, ये क्वेश्चन जो था,
ये एक बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। 5G टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन ये था। इससे चुनौतियां पूछा था, लेकिन हमने देखा कि इस आंसर की फॉर्मेटिंग हम लोगों को कैसे करनी है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन लिखा गया है वो करीब 200 शब्द है, तो यहाँ पर करीब 20 से 25 शब्दों में 10% की लिमिट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है। इंट्रोडक्शन में एक एडिशनल पॉइंट ऐड किया गया D10 क्लब के कॉन्सेप्ट को, वो आप लोग ऐड कर दिया, आपका आंसर सुंदर हो जाएगा, ठीक है। आप लाभ बताने के चक्कर में अगर वो डायग्राम बना देते हैं, जो क्रॉस करके हम लोग डायग्राम बना देते, वो डायग्राम बना देंगे तो आपका आंसर और सुंदर हो जाएगा, ठीक है। कम शब्द सीमा का भी हम लोग को ध्यान में रखना है प्रॉपर, ठीक है। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर तो कई जगह पर जो स्पेशल कीवर्ड्स है उनको अंडरलाइन किया है कि एग्जाम्पल को जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है उसको तुरंत दिख जाए कि हाँ जो स्टूडेंट है वो क्या कहना चाह रहा है अपने यहाँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सारे जो चुनौतियां थी उनको सिंगल लाइन में बहुत छोटे छोटे शब्दों में, मतलब बहुत छोटे पंक्तियों में मैंने लिखने का प्रयास किया। ऐसा नहीं है कि मैंने अवसंरचना का अभाव पर पॉइंट डाला और मैंने यहाँ पर 5 लाइन का एक पैराग्राफ प्रॉपर लिख करके अपनी चुनौती को बता दिया, नहीं। आपको अपने स्ट्रक्चर को, आपका जो आंसर, उसका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो ऐसा हो कि एग्जामिनर को दिखे कि कहां पर पॉइंट समाप्त हो रहा है, कहां पर पॉइंट शुरू हो रहा है, कौन सा नया पॉइंट कहां पर है, ये एग्जामिनर को दिखना चाहिए बिना ज्यादा दिमाग लगाए, तभी वो एग्जामिनर आपको नंबर अच्छा खासा दे पाएगा, ठीक है। आप देख रहे हो इस आंसर में प्रॉपर फॉर्मेटिंग अच्छे से की गई है। ये फॉर्मेटिंग का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ जब भी आप क्वेश्चन आए कंक्लूजन में कुछ पॉलिसी दे दीजिए। एसटीआईपी 2020 की पॉलिसी हमने देखा था, हमने प्रॉपर उस पॉलिसी को इसीलिए देखा ही था कि आंसर में हम उसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे की राह में आप कुछ सजेशन दे दीजिए कुछ। अगर यहाँ पर आपको कोई केस स्टडी पता है जहां पर 5G टेक्नोलॉजी ने बहुत अच्छा क्रांतिकारी कोई स्टेप लेकर के आया है, आप उसको केस स्टडी के तौर पर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, बॉक्स बना करके, ऐसे ही जैसे यहाँ पर बॉक्स। देखिए हालांकि ये केस स्टडी है नहीं, ये तो बस एक एडिशनल पॉइंट यहाँ पर ऐड है, लेकिन आप लोग अगर केस स्टडी लिखना हो तो आप लोग प्रॉपर ऐसे बॉक्स बनाइए यहाँ पर, ठीक है। और बॉक्स बना करके अपने केस स्टडी को यहाँ पर ऐसे हेडिंग डाल करके 10-15 शब्दों में अपने केस स्टडी को यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेट होता है किसी भी आंसर का, और मेरा उद्देश्य यही है कि आज हम लोग 1-2 क्वेश्चन के माध्यम से